हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत या सूत्र की सहायता से लिखा जाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है, जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत के रूप में या सूत्र की सहायता से लिखा जाना ही रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है? कार्बन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। तो कार्बन को हिंदी में कार्बन न लिखकर ऐसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऐसे लिखेंगे। अब फिर जो CO2 बना है तो इसको लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे लिखने में भी ज्यादा समय लगता और जगह भी ये ज्यादा लेता। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है कि रासायनिक समीकरण बनाया गया है, ताकि कार्बन को संकेत में C लिखा जाए, ऑक्सीजन को संकेत में O लिखा जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को संकेत में CO2 लिखा जाए। चलिए, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है? तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम देखिए कि अभिकारक को संकेत के रूप में समीकरण के बाईं तरफ लिखा जाता है। अब ये बात आ गया, अभिकारक क्या है? अभिकारक को धन चिन्ह पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रतिफल को संकेत के रूप में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अब यहाँ एक शब्द आ गया प्रतिफल, तो ध्यान से समझिए। अभिकारक का मतलब क्या होता है? अभिकारक जिसको समीकरण में बाईं तरफ लिखा जाता है। बायां किधर है? एरो के देखिए, दाहिने तरफ ये, बाएं तरफ ये। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये कहलाता है अभिकारक, और जो बना उसको बोलते हैं प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। तो अभिकारक किसे कहते हैं? जिन तत्वों के मिलने से एक नया तत्व बनता है। तो जो तत्व रासायनिक और समीकरण में अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो अभिकारक कहलाता है। और समीकरण संपूर्ण होने के बाद, अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको प्रतिफल बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। तो समझिएगा, देखिए यहाँ क्या, अभिकारक को संकेत में समीकरण के किधर लिखा गया है? बाईं तरफ लिखा गया है। तो अभिकारक को कहाँ लिखना है? समीकरण में बाईं तरफ लिखा जाता है। और अगर एक से ज्यादा, 2, 3, 4 अगर अभिकारक आपके पास हैं, तत्व हैं, तो उन्हें पॉजिटिव के साथ जोड़कर लिखा जाता है। यहां देखिए प्लस का चिन्ह दिया गया है। अगर 3 गो रहता तो फिर एगो प्लस होता, 3 गो को जोड़ के लिखते हैं अभिकारक में। प्रतिफल को संकेत के रूप में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। देखिए, ये प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखा गया है। तो जो यहाँ किया गया है उसी को यहाँ शब्दों में लिख दिया गया है। यही रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है। अगला आइए, प्रतिफल के अलग अलग बने पदार्थों को पॉजिटिव चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक और चीज, कोई नया यौगिक बनता तो यहाँ पर भी प्लस होता। आगे देखिएगा, बताएंगे। जैसे यहाँ पर है, ये 2 को प्रतिफल मिल करके एक यौगिक बना, इसके साथ भी एक नया प्रतिफल बना है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और MgCl2 के बीच में प्लस का चिन्ह है। चलिए, चौथा नंबर पे क्लियर हो गया। 5वां नंबर क्या कहता है? 5वां नंबर कहता है अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग लिख दिया जाता है। तीर चिन्ह बताता है कि अभिकारक किस दिशा में, अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। देखिए, ये तीर चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, तो तीर चिन्ह बता रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। अब इधर से इधर हो रहा है अभिक्रिया, और तीर चिन्ह क्या करता है? अभिकारक और प्रतिफल को बीच से अलग करने का भी काम करता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और प्रतिफल का जो प्रत्येक परमाणु होता है वो बराबर हो जाए। क्या क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है यानी संतुलित है तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए क्या लिखे इसका डेफिनेशन। जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर प्रतिफल में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होती है, ऐसा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए कैसे, समझिएगा। यहां हमने लिखा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हमारा है अभिकारक, मिल करके बना है प्रतिफल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो देखिए क्या हाइड्रोजन में कितना परमाणु है, एक परमाणु है। क्लोरीन में कितना परमाणु है, दो परमाणु है। यहां पर अगर लिखा रहेगा नीचे में बगल में तो वो कहेंगे परमाणु है, अगर आगे लिखा रहेगा तो उसको अणु बोलते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन एगो है, इधर भी हाइड्रोजन एगो है, इधर क्लोरीन दूगो है, इधर क्लोरीन एगो है, तो बराबर नहीं हुआ। इधर क्लोरीन का दो परमाणु है और दूसरे तरफ जाके क्लोरीन का एक परमाणु है, तो हम अपने मन से यहाँ पे दो बैठाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पर दो बैठाएं, दो को अणु बोलते हैं। हमने दो को यहाँ बैठाया तो दो को हाइड्रोजन हो गया और दो को क्लोरीन हो गया। तो इधर देखिएगा तो दो को क्लोरीन तो क्लियर है, हाइड्रोजन इधर दो को हो गया, तो हम इसके आगे भी यहाँ 2 बैठा देंगे। तब अब इसको बोलते हैं संतुलित करना। तो संतुलित करना अभी हम आपको थोड़ा देर में सिखाएंगे कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अभी आप समझिए, परमाणुओं की संख्या अगर तीर चिन्ह के दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ अगर बराबर होता है तो उसको हम लोग संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2 बना है। यहाँ कौगो है, क्लोरीन दूगो है, तो इधर भी क्लोरीन दूगो होगा, तो हम यहाँ दो बैठाएंगे। नीचे यहाँ दो बैठाना गलत होता है, ये परमाणु नहीं, अणु बैठा सकते हैं। यहाँ बैठाएंगे दो, यहाँ दो बैठाने से क्या हुआ, क्लोरीन तो दूगो हो गया लेकिन हाइड्रोजन भी दूगो हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन दूगो है, संतुलित हो गया। Mg एगो है, Mg एगो है, तो ये बन गया आपका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर देखिएगा तो KCl, इधर भी KCl, ऑक्सीजन दो गो है, इधर ऑक्सीजन कौगो हो गया, 3 गो हो गया, 3 गो हो गया। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए, यहाँ पे 2 का गुना कर दीजिए, यहाँ 3 का गुना कर दीजिए। इससे होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है 3 दूनी 6 गो, इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो हो गया। अब देखिएगा KCl दो गो हो गया है, तो यहाँ पर 2 बैठा दीजिए, 2 KCl। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, बराबर हो गई। इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलन करना अभी हम थोड़ी देर में आपको सिखाएंगे, ये अभी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। वह ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीर चिन्ह के बाईं और दाईं ओर का प्रतिफल और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, इसको लिखें H2O। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी गैस को जब लिखा जाता है तो उसके साथ 2 लगाया जाता है नीचे में, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, N2, Cl2। तो जितना भी गैस होता है उसके साथ 2 लिखते हैं, अकेले वो O लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, O2 लिखना होगा। चलिए, इधर हो गया हाइड्रोजन 2 गो, इधर हो गया ऑक्सीजन 2 गो। दूसरे तरफ देखिएगा तो हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन को है, एक गो है। तो इधर ऑक्सीजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन एगो है, तो संतुलित नहीं है, तो इसको बोलेंगे असंतुलित समीकरण। तो जब भी ऐसा होगा कि प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी तो उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए, ये बात हो गया। अब देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को केमिस्ट्री में नहीं लिखा जाता है। केमिस्ट्री में हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। क्यों ऐसा बात है, तो देखिए रसायन शास्त्र में असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन होता है। क्यों, क्योंकि पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यह कहता है कि जितना भी इधर आपको बनेगा अभिकारक उतना ही उधर प्रतिफल बनेगा, क्योंकि ना तो परमाणुओं की उत्पत्ति की जा सकती है ना उसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको चेंज किया जा सकता है। तो अगर कहने का मेरा मतलब ये कि अगर इधर 2 किलो का आटा है तो इधर 2 किलो का ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर इधर 1 किलो हाइड्रोजन है और 1 किलो ऑक्सीजन है तो इधर 2 किलो ही जल बनेगा, पानी बनेगा, 3 किलो तो बन नहीं सकता है। तो जितना इधर मटेरियल डालिएगा उतना ही मटेरियल उधर निकलेगा। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो, मान लीजिए 2 2 4 किलो है और उधर बन रहा है को किलो, 2 1 3 किलो बन रहा था, 1 किलो कहाँ गायब हो गया। तो ये हमारा जो है पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण का उल्लंघन करता है कि जितना दाएं और बाएं दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है। इसीलिए केमिस्ट्री में असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। केमिस्ट्री में देखिए, फिजिक्स में एक बड़ा फॉर्मूला है, E बराबर mc²। द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत का जो नियम है E बराबर mc² ही ऊर्जा का है, यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है। इसी नियम का ये वाला असंतुलित रासायनिक समीकरण उल्लंघन करता है, इसीलिए केमिस्ट्री में इसका उपयोग 9 के बराबर किया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक समीकरण का, तो देखिए हमने लिखा रासायनिक समीकरण में पदार्थ का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है।
मतलब कि परमाणु अपने साथी परमाणु को छोड़कर किसी दूसरे परमाणु से जुड़ जाते हैं तथा कोई नए पदार्थ बना लेते हैं, किंतु गायब नहीं होते तथा किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं कर सकते। चलिए कैसे, देखिए यहां जैसे हमने मैग्नीशियम को HCl के साथ अभिक्रिया करवाया है, तो आप यहां देखिएगा Mg इधर एक गो है, इधर भी Mg एक गो है, क्लोरीन एक गो है, इधर क्लोरीन दो गो हो गया। तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज देखिए, इधर Mg है तो इधर भी Mg है, इधर Cl है, इधर भी Cl है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। मतलब कि जो मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक में है तो प्रतिफल में भी मैग्नीशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन ही है। ऐसा नहीं है कि इधर नाइट्रोजन आ गया या कॉपर आ गया या लोहा आ गया। तो यही बात कह रहा है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोरीन है वो अभी हाइड्रोजन के साथ दोस्ती किए हुए है। अब दोस्ती तोड़ करके क्लोरीन यहाँ देखिएगा मैग्नीशियम के साथ दोस्ती कर लिया है, यानी कि अपना स्थान ये जरूर बदल सकता है लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हो सकता है। वही चीज लिखा है कि अपने साथी परमाणु को छोड़कर किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ सकता है, कोई नया पदार्थ बन सकता है किंतु गायब नहीं हो सकता है, तथा किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं करते हैं। नया परमाणु का निर्माण भी नहीं करेगा कि इधर अगर मैग्नीशियम एक है तो इधर मैग्नीशियम 75 हो जाएगा, नहीं, इधर अगर मैग्नीशियम 75 होगा तो इधर मैग्नीशियम 75 होगा। नया परमाणु का भी निर्माण नहीं होगा। चलिए ये बात हो गया। अब बात समझिए कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, कि रासायनिक समीकरण जो हम लोग ये लिख रहे हैं इससे हमको सूचना क्या मिलता है, क्या फायदा होता है कि रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं। तो इसका कुछ फायदा है, देखिए क्या क्या फायदा है कि जैसे ही हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो हमको अभिकारक और प्रतिफल के संकेत और सूत्र की जानकारी मिलती है कि संकेत में Mg लिख दिया तो समझते हैं मैग्नीशियम है, Cl हो गया तो क्लोरीन है, तो संकेत और सूत्र की जानकारी मिलती है। दूसरा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन नया पदार्थ बन रहा है। तीसरा, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु और अणुओं की संख्या की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? परमाणु का और अणु की संख्या का, कि जो अभिक्रिया समीकरण हुआ है, अभिक्रिया हुई है, उसमें कितना परमाणु है और कितना अणु है। जैसे एग्जांपल समझिए, यहां एक एग्जांपल हम लिखे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये मिलकर के NH3 बनाया है, अमोनिया बनाया है। अब देखिए नाइट्रोजन गैस है तो 2 लिखेंगे, N2, हाइड्रोजन भी गैस है तो N2 लिखेंगे। यहाँ NH3 बना, हाइड्रोजन को हो गया 3 गो, हमने यहाँ अपने मन से 2 दिया, 3 दूनी कितना हो गया 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 गो, इधर भी 3 दूनी 6 गो, नाइट्रोजन इधर 2 गो है, इधर नाइट्रोजन 2 गो, बैलेंस हो गया। जब ये बैलेंस हो जाता है तो हमको क्या सूचना मिलता है? इसमें परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। हमने देखा यहाँ लिखा है परमाणु और अणु। नाइट्रोजन में कौ को परमाणु है तो यहाँ पे जितना लिखा जाता है बुआ बगल में, नाइट्रोजन 2 गो है तो परमाणु 2 गो हो गया। हाइड्रोजन यहां देखिएगा, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं तो पहले से 2 गो है लेकिन यहां 3 लग गया तो 3 दूनी 6 गो, परमाणु की संख्या को यहां 6 गो। यहां पर देखिए नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो और हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो, और 6 व 2 मिलकर कितना हो गया 8 गो। तो टोटल कितना हो गया परमाणु की संख्या? NH3 में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 8। कैसे कैसे किए? 2 का गुना एक बार नाइट्रोजन में, 2 का गुना एक बार हाइड्रोजन में, 2 का गुना नाइट्रोजन में हुआ तो 2 गो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में हुआ तो 2 तिहाई 6, 6 व 2 8। तो टोटल परमाणु की संख्या इसमें कितना हो गई 8, यानी अमोनिया में हो गई 8। अणु में आइए, अणु इधर लिखाता है, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है तो अणु इसमें संख्या 1 हो गया। हाइड्रोजन के आगे 3 लगा हुआ है तो अणु 3 हो गया। NH3 के आगे 2 लगा हुआ है तो अणु 2 हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु और अणु कैसे निकलता है। चलिए, अगर आपको ये बात अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके एक बार फिर से पुनः देखिए और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब हम चलते अगले लाइन पे। चौथा जो हमको जानकारी मिलता है कि यह अभिकारक तथा प्रतिफल के द्रव्यमान, आयतन, मोल की जानकारी देता है। अब इसको भी एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। अब समझिएगा, पहले हम यहां लिखते हैं द्रव्यमान, आयतन और फिर मोल निकालते हैं। किसका निकालेंगे तो समझिएगा, हम निकाल रहे हैं इसी का, नाइट्रोजन का
और CH3NH3 का द्रव्यमान निकालें। द्रव्यमान का मतलब होता है भार, जो परमाणु संख्या होता है उसका दुगना उसका भार होता है द्रव्यमान, मतलब भार या वजन कह सकते हैं। द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आप समझ लीजिए कि लगभग परमाणु संख्या का दुगना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। कहां लिखें? यहां लिखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, तो इसका भार हो जाएगा 7 दूनी 14। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो इसका भार हो जाएगा इसका दुगना, तो कितना हो जाएगा ये 2, और इधर हो गया। अब जरा समझिएगा, नाइट्रोजन पहले से यहां 2 है और इसका भार कितना होता है? 14 होता है, तो 14 नाइट्रोजन 2 बार है, तो 14 14 2 बार होगा, तो 14 दूनी कितना हो गया 28, यानी नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 हो गया। हाइड्रोजन का कितना होगा? 3 दूनी 6। अच्छा, 3 दूनी काहे की है कि इसका जो भार होगा वो भी एक ही होता है, एक होता है, लेकिन हाइड्रोजन को है 2 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। टोटल जोड़ देंगे 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। 28 और 6 कितना हो गया 34, ठीक है। तो NH3 का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं इसका। नाइट्रोजन का होता है आपका 14, 14 दूनी 28, हाइड्रोजन का 3 दूनी 6, 28 से 6 34। उसके बाद देखिए आयतन क्या होता है। तो आयतन समझिएगा कि अगर यहां पर अणुओं की संख्या कितना होता है, अणु जितना होता है उतना ही आयतन होता है। तो अणुओं की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या 3 है, तो इसका भी आयतन 3 होगा। यहां पर आप देखिएगा NH3 के आगे 2 लगा हुआ है, यहां अणुओं की संख्या 2 है, तो NH3 का आयतन हो जाएगा 2, नाइट्रोजन का आयतन हो जाएगा 1, हाइड्रोजन का आयतन हो जाएगा 3 और NH3 का आयतन हो जाएगा 2। उसी तरह से मोल भी देखिए, मोल भी अणु ही होता है, अणु बराबर आयतन बराबर मोल होता है। तो अगर अणुओं की संख्या 1 है तो मोल भी 1 होगा, अणुओं की संख्या 3 है तो मोल भी 3 होगा, अणुओं की संख्या यहाँ 2 है तो मोल भी 2 होगा। तो ये बात है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अभी हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना सीखेंगे। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो समझने में तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट करिएगा, 1-2 बार देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। हमने ये बोला है कि अणुओं की संख्या, आयतन की संख्या और मोल की संख्या तीनों बराबर ही होती है। जितना अणु होगा उतना ही आयतन होगा, उतना ही मोल होगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम आपको और बताते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर चीज सीखेंगे, रासायनिक समीकरण का लाभ क्या है। रासायनिक समीकरण का लाभ कुछ है तो ही उसको रासायनिक समीकरण को हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है। रासायनिक समीकरण का लाभ अगर आता है परीक्षा में तो आप क्या लिखिएगा, 4 पॉइंट मैंने लिखा है। रासायनिक समीकरण लिखने से समय की बचत होती है, लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है, अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान की गणना सही की जा सकती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले द्रव्यमान क्या होता है बताया कि 7 का 14, 6 का 12 मैंने कार्बन का 12, तो जो दुगना हो जाता है, अप्रॉक्स दुगना होता है, वो द्रव्यमान की गणना हम लोग कर सकते हैं। पूरे विश्व में एक ही प्रकार के संकेत और सूत्र का उपयोग होता है, तो ऐसा करने से विद्यार्थियों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी आसानी हो जाता है कि वो चीज़ों को समझ सके। अगर मान लीजिए आप पटना में हैं और पटना से आप अमेरिका गए, तो अमेरिका में गए तो कार्बन के लिए C पटना में भी है और अमेरिका में भी C है, क्लोरीन पटना में भी Cl है और अमेरिका में भी Cl है। तो इस तरह से अगर आप अमेरिका भी गए पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, या अमेरिका का कोई विद्यार्थी या कोई वैज्ञानिक भारत आता है तो वहाँ भी यही सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। अच्छा, रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं भी हैं। सीमा क्या है कि रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक है एवं प्रतिफल है उसको ठोस, द्रव, गैस अवस्था की जानकारी नहीं होती है। कि जो समीकरण दिया हुआ है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है, अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है, तो ये इसकी एक सीमा है। इसके अलावा अभिक्रिया से उत्पन्न, उत्सर्जित तथा अवशोषित उष्मा की जानकारी नहीं होती है कि जो अभिक्रिया हो रहा है उस अभिक्रिया से उष्मा निकल रही है कि उष्मा का शोषण किया जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। यह नहीं पता चलता कि अभिक्रिया किन दशाओं में
यानी कि ताप दाब उत्प्रेरक की उपस्थिति में संभव है। यानी कोई भी अभिक्रिया, जैसे अब यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है, अब आपको देख के पता नहीं चल रहा होगा कि इसको बर्तन में रख करके चूल्हा पे बैठाए हैं कि खौल रहा है, खौलने से हो रहा है, यानी कि ताप बढ़ा रहे हैं तब इसका अभिक्रिया हो रहा है, या इन दोनों की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि दबा देंगे दोनों को तो अभिक्रिया शुरू होगा। तो ये देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि रासायनिक समीकरण की सीमा है। कुछ अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती, इसीलिए प्रयोगशाला में आप अगर स्कूल में जाइएगा या कॉलेज में जाइएगा तो शिक्षक और प्राध्यापक प्रोफेसर साहब की निगरानी में ही आप प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी कि आप अकेले ही करें, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ऐसे दो यौगिक को मिला दे जिसमें कि विस्फोट हो जाता है। तो या तो जानकारी के साथ आप प्रयोग करिएगा या अपने प्रोफेसर की निगरानी में, अपने शिक्षक की निगरानी में आप ये प्रयोग करिएगा। अब देखिएगा रासायनिक समीकरण जो है इसकी जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं को दूर करने का उपाय है। तो दूर करने का दो उपाय है। क्या है कि अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस की जानकारी के लिए संकेतों के आगे कोष्ठक में, ब्रैकेट में गैस के लिए G, द्रव के लिए L माने लिक्विड और ठोस के लिए S लिखा जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ जैसे ये कार्बन है और कार्बन के पास अगर हम यहाँ S लिख देंगे इसका मतलब हो गया कि कार्बन ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन के पास अगर हम G लिख देंगे इसका मतलब है कि ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है। अगर ये देखिए जल है, जल के सामने हम L लिख देंगे इसका मतलब है कि जल ये लिक्विड अवस्था में है। तो ये लिख करके हम इसकी सीमा को निर्देशित करते हैं। दूसरा देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समीकरण के दाईं ओर तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को बाईं ओर लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दिखाया है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का अभिक्रिया हुआ तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस ऊष्मा को मुक्त करेगा। तो ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये हो गया। इसमें देखिए क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, तो इसको तीर के बाएं तरफ लिखेंगे, NO लिखेंगे 2NO, उस एरो के बाएं तरफ लिख देंगे। इसका मतलब हो गया कि इसमें ऊष्मा सोखा जा रहा है। और अगर एरो के दाएं तरफ ऊष्मा लिखेंगे इसका मतलब है कि इसमें से ऊष्मा बाहर निकल रहा है। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। तो इसकी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, वैसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 बनेगा। यहाँ पर ऊष्मा क्या होगा, बाहरी निकलेगा, एरो दे दिए ऊपर निकलेगा। एरो के इस तरफ लिखा हुआ है ऊष्मा, इसका मतलब है ये ऊष्मा चूना को पानी में मिला दिए। अभी समझिएगा कली चूना क्या होता है, घर में पोचाड़ा हुआ होगा आपके घर में, तो बोरा में जो चूना लाया जाता है और वो बोरा फाड़ करके अंदर से जो चूना निकालिएगा हाथ में जो आया वो है कली चूना। उसको क्या करते हैं, बाल्टी में पानी रख करके उसमें चूल्हा में वो बाल्टी में क्या करते हैं, चूना को डाल देते हैं। तो अब ये हो गया चूना, कली चूना जो बोरा में से निकाले हैं आई पानी में डाले हैं। तो ये दोनों देखिएगा कि जैसी बाल्टी में डालिएगा तो क्या होता है, एक अभिक्रिया शुरू हो जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि ढेर सारा मात्रा में वो ऐसे ऐसे खौलने लगेगा, खौलेगा और उसमें से गर्मी निकलेगा, मतलब भाप निकलेगा और पूरा रूम आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि उसमें ऊष्मा ज्यादा निकलता है। तो वो जो अभिक्रिया है, और उसके बाद जो बाल्टी जब ठंडा हो जाएगा और उसको देखिएगा सुबह में कि ठंडा हो गया, पानी मिला करके उसको आप पोचाड़ा मारिएगा, तो जैसे ही दीवार पे पोचाड़ा मारिएगा तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का परत चढ़ जाता है दीवार पर। ठीक है, और ऊष्मा मुक्त होता है। ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण होता है, बाहर नहीं निकलेगा, ऊष्मा उसी बर्तन में अंदर सिमट के रह जाएगा, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें सोखेगा उसको हम एरो के पहले ही ऊष्मा लिख देते हैं। तो जहां भी आप किताब में देखिएगा कि एरो के पहले ऊष्मा लिखा हुआ है तो आप समझिएगा कि ऊष्मा बर्तन के अंदर ही जमा होके रह गया है, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऊष्मा, यह NO बनेगा। कार्बन और सल्फर को अगर मिलाएंगे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा CH2 कार्बन सल्फाइड बनेगा।
इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो परीक्षा में आता ही आता है और फिक्स है कि 2 नंबर का आएगा ही आएगा, वो क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो यहाँ हम 4 प्रश्न लिए हैं, आसान वाला भी है, मध्यम आकार का भी है और भारी वाला भी है। तो हम तीनों यहाँ करवाते हैं और तरीका बताएंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। हम जरा कलम चेंज कर लें ताकि आपको वहाँ आसानी से दिखे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण का जो संतुलन करना है उसका सबसे आसान तरीका है अनुमान विधि के द्वारा किया जाता है। अनुमान लगा के किया जाता है कि इधर दाएं वाला और बाएं वाला दोनों को बराबर कर देना है। इसमें करना क्या होता है कि तीर चिन्ह के बाएं तरफ और तीन तीर के बाएं तरफ, यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ में परमाणुओं की संख्या को समान करना होता है। क्या करना होता है? परमाणुओं की संख्या को समान करना होता है, इक्वल करना होता है। अब परमाणु क्या है तो उसका वीडियो हम आपको बना के दिए हैं, आप उसको आप देखिएगा कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वहां जा करके देखिए कि क्या होता है। खैर, अब यहां बात करते हैं। देखिए, Cl2 में 2 लगा हुआ है, तो जब 2 बाहरी लगल रहेगा तो उसको कहेंगे कि परमाणु है। Mg में कुछ नहीं लगल है तो यहाँ 1 छिपल होगा, यानी कि मैग्नीशियम का परमाणु यहाँ 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्या है? 2 है। अब देखिए, हमको ये देखना है कि इधर हाइड्रोजन कौगो है तो 2 गो, बराबर के दूसरा तरफ देखिए हाइड्रोजन यहाँ कौगो है? 1 गो है। अगर इधर हाइड्रोजन 2 गो है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे 2। देखिए, ललका कलम से हम लिख देंगे यहाँ 2। अब कहिए कि सर हाइड्रोजन के नीचवा 2 कहे नहीं लिखे, तो बउआ यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते हैं, ये नियम है। हम क्या कर सकते हैं? हम परमाणु के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, हम अपने मन से यहाँ अणु ले सकते हैं। तो क्या किए हम? हाइड्रोजन के बाहर अणु लिख सकते हैं और बैलेंसिंग अणु से ही किया जाता है। तो हमने यहाँ बाहर में 2 लिख दिया, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 2 गो हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो हो गया। क्लियर हो गया? समझिएगा बात को, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो। हाइड्रोजन का बात क्लियर हो गया। अब आइए क्या हो गया? क्लोरीन, ये 2 से जैसे गुना किए तो क्लोरीन भी 2 गो हो गया, तो उधर भी 2 गो क्लोरीन होना चाहिए। देखिए यहाँ क्लोरीन 2 गो है, तो बैलेंस है। मैग्नीशियम के साथ 1 गो है, मैग्नीशियम 1 गो है, इधर भी मैग्नीशियम 1 गो, ये हो गया संतुलन। यही करना है आपको कि गिनना है कि मैग्नीशियम इधर कौगो है, उधर कौगो है, इधर क्लोरीन कौगो है, उधर कौगो क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन कौगो है, उस तरफ हाइड्रोजन कौगो है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में भी वही करना है। हमको देखना है हाइड्रोजन इधर कौगो है? 2 गो, इधर कौगो है? 1 गो, तो हम इसके बाहर में दे देंगे 2। बाहर में 2 देने का मतलब हाइड्रोजन 2 गो हो गया, बैलेंस। इधर क्लोरीन कौगो हो गया? क्लोरीन भी 2 गो, इधर भी क्लोरीन 2 गो, हो गया बैलेंस। तो समझ में आ रहा है? तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल और मजेदार है, यहाँ पर और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तीसरा देखिएगा, इधर Fe है लोहा, अब पानी है, लोहा और पानी को मिला देंगे तो Fe3O4 + H2 सवाल दिया हुआ, अब हमको बैलेंस करना है। तो हमको देखना है कि इधर Fe कौगो है? यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 4 गो है। यहाँ ऑक्सीजन कौगो है? 1 गो है, तो हम यहाँ 4 लगाएंगे। ऑक्सीजन कौगो है? 4 गो है। यहाँ ऑक्सीजन हम किया किए 4 कर दिए, 4 कर दिए, तो अब देखिए क्या हो गया? हाइड्रोजन कौगो हो गया? 4 दूनी 8 गो। यहाँ पर ई कौगो है? ऑक्सीजन आपका 4 गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 गो हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 गो हो गया, तो यहाँ पर हमको 4 लगाना है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8 गो हो गया। ये देखिए Fe लोहा कौगो है? 3 गो है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो ये आपको देखना है। अच्छा, अब नीचे आइए चौथा वाला सवाल में। चौथा वाला सवाल क्या है कि आप यहां पर देखिएगा कि क्लोरीन इधर 3 गो दिया है, इधर क्लोरीन कौगो है? 2 गो है। तो अगर हमको क्लोरीन को बराबर करना है, इसको 3 है, इधर 2 है, बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 वाला में 2 का गुना कर दीजिए और 2 वाला में 3 का गुना कर दीजिए। बात समझ में आया कि क्लोरीन इधर कौगो हो गया? 3 दूनी 6 गो। इधर क्लोरीन कौगो हो गया? 3 दूनी 6 गो। कैल्शियम इधर कौगो हो गया? 3 गो। तो यहां भी कैल्शियम हमको 3 गो करना पड़ेगा। कैल्शियम 3 गो हो गया, तो उसके साथ क्या होगा? कैल्शियम तो 3 गो हुआ, कैल्शियम 3 गो हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ OH के साथ मामला गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ाया कि ऑक्सीजन
पहले से 2 गो था और 3 का गुना हो जाएगा, 3 दूनी क गो हो गया 6 गो, यानी ऐसे देखिए OH क गो है 2 गो और 3 गो यहाँ से गुना हो गया, 3 दूनी 6 गो, OH क गो हो गया 6 गो हो गया। यहाँ पर OH क गो है 3 गो है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, तो OH 3 गो है और 3 दूनी 6 गो, तो OH इधर भी 6 गो, OH इधर भी 6 गो। एल्युमिनियम क गो हो गया 2 गो, इधर देखिए एल्युमिनियम अपने आप 2 हो गया। तो अगर आप सही सही बैलेंसिंग इस तरह से करिएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो आराम से बैलेंस हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये बैलेंसिंग समझ में आया है, और अगर आपको समझ में आया है, कुछ नई जानकारी अगर आपको मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक, अपने दोस्तों तक उसको शेयर कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।